मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक गोडाउन वाले एरिया को देखते हैं, जहाँ पर हम दो छोटे से क्यूट के बच्चे को देखते हैं जिनका नाम एमी और एबी होता है। साथ साथ यहाँ पर उसकी मम्मा जेनी उनके साथ में होती है। वो दोनों अपनी मम्मा से पूछने लगते हैं कि आखिरकार हम सिटी में आ ही गए तो क्या हम डैड से मिल सकते, लेकिन उनकी मम्मा उन्हें कोई जवाब नहीं देती। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर किम को, जो कि उस गोडाउन से बाहर निकलकर अपनी लग्जरियस कार में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी कार के सामने एमी आ जाती है। तो फिर ड्राइवर आकर एमी को सुनाने लगता है, लेकिन यहाँ पर खुद ब खुद मिस्टर किम जाकर एमी को अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। इतने में यहाँ पर एमी का भाई एबी आ जाता है, जहाँ पर एबी को देखकर मिस्टर किम को लगने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं तो देखा हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर एमी एबी के कानों में बोलने लगती है कि भैया ये अंकल तो कुछ कुछ आपकी तरह दिख रहे हैं। फिर एबी उसे कहता है कि अनजान लोगों से बात करने के लिए हमें मना किया गया है। फिर यहाँ पर वो अंकल को सॉरी बोलकर साथ साथ थैंक यू बोलकर वहाँ से अपनी बहन को लेकर चला जाता है। यहाँ पर बेचारा अभी तक उसी बच्चे के बारे में सोच रहा होता है। दूसरा यहाँ पर मिस्टर किम जब अपनी कार में होते हैं तो फिर यहाँ पर उसे दिख जाती है जेनी, जहाँ पर वो जेनी की फिगर को देखकर सोचने लगते हैं कि ये तो वही लड़की जैसा फिगर दिख रहा है जो कि 5 साल पहले उस रूम में थी। एंड यहाँ पर हमें 5 साल पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पर मिस्टर किम किसी लड़की के साथ होते हैं एंड यहाँ पर दोनों के बीच में नाइट स्पेंड हुई होती है। तो फिर यहाँ पर प्रेजेंट में आकर वो ड्राइवर को वापस गाड़ी रिवर्स में करने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो देखते हैं तभी ये तो चारों की फैमिली होती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड भी उसके साथ होता है। तो फिर वो सोच रहा था कि शायद मुझसे कुछ गलत फैमिली हो गई होगी, ये तो एक नॉर्मल से 4 जनों की फैमिली है। फिर बाद में वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड हान के साथ होती है। हान उसे यहीं पर प्रपोज कर देता है और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है। ये कहते हैं कि हम बचपन से एक साथ रहे, तो मुझे लगता है अब टाइम आ गया है जहाँ पर हमें अपनी खुद की एक फैमिली बना लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जेनी उसे साफ साफ मना कर देती है और उससे माफ़ी मांग लेती है और कहते हैं कि जिस दिन मेरे ट्विंस बच्चे पैदा हुए थे उसी दिन से मैंने ये चीज़ ठान ली थी कि अब मेरी लाइफ यहीं पर खत्म होती है और मैं अब सिर्फ और सिर्फ इनके लिए जीने वाली हूँ। फिर यहाँ पर बाद में वो बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता एमी और एबी को एक डैड की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि हाँ, इसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनी को आखिरकार सारी चीज़ें याद होती है, लेकिन उस इंसान की शक्ल नहीं, बट उसे इतना पता होता है कि वो इंसान वॉरियर ग्रुप में काम करता है। तो फिर यहाँ पर वो अपना हुलिया बदल कर आ जाती है वॉरियर ग्रुप में, ताकि वो लड़का उसे पहचान ना पाए। एंड यहाँ पर उसकी टकरार हो जाती है मिस्टर किम से, जहाँ पर मिस्टर किम उसे पकड़ तो लेके है, लेकिन कुछ सेकंड्स में यहाँ पर किम उसे छोड़ देता है, जहाँ पर बेचारी जेनी नीचे गिर जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन किम यहाँ पर उस पर ध्यान नहीं देता और अपने रास्ते की ओर चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी हुई आई होती है इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पर कई सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। एंड यहाँ पर वो सभी लोग जेनी को जज करने लगते कि आखिर कोई डिज़ाइनर कंपनी में ऐसे कपड़े और ऐसा लुक लेकर कैसे आ सकता है। दूसरा हमारा मिस्टर किम होता है जो कि अपने असिस्टेंट से कॉल करके कह देता है कि मुझे वो 5 साल पहली लड़की का होटल से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाओ। दूसरा यहाँ पर उसका असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन साथ साथ एक वीडियो भी लेकर आता है, लेकिन उस वीडियो में उस लड़की की शक्ल ब्लर होती है, तो फिर इसे कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ पर हमारी जेनी अपना इंटरव्यू दे रही होती है, जहाँ पर उसका इंटरव्यू मिया ले रही थी। मिया यहाँ पर जेनी को देख के सोचने लगती है कि आखिर ये मुझे थोड़ी सी देखी देखी से लग रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी पोर्टफोलियो लेके तारीफ करती है, साथ साथ यहाँ पर वो उससे उसका चश्मा निकालने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर जेनी बहाने मारने लगती है और अपना चश्मा नहीं निकालती। शीन को यहाँ पर शक जाने लगता है कि कहीं ये वही तो लड़की नहीं है ना जो 5 साल पहले मिस्टर किम के साथ थी। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे हायर नहीं कर सकती, लेकिन इसके वर्क कुछ ज़्यादा कमाल के है, इसके वर्क का सारा क्रेडिट मैं ले सकती हूँ और मैं मिस्टर किम को इम्प्रेस कर सकती हूँ। इतने में यहाँ पर मिस्टर किम आ जाता है, जहाँ पर जेनी उसे देखकर बोलने लगती है कि तुम तो वही बुद्धू इंसान हो जो आज सुबह मुझे दिखे थे। तो फिर यहाँ पर वो उसे अपनी आइडेंटिटी बताने लगता है, लेकिन यहाँ पर जेनी बोल देती है, इसमें क्या हुआ, तुम प्रेसिडेंट ही तो हो और ऐसे भी मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं, और तुम्हारी कंपनी कुछ खास नहीं है। ये बात सुनकर मिस्टर किम को अच्छा नहीं लगता। वो बोलने लगता है, कुछ खास नहीं, ऐसा तुम्हारा मतलब क्या है। एंड यहाँ पर जेनी टेबल पर पड़े उस मैगजीन को रिकग्नाइज करने लगती है और इसे ऑब्जर्व करती है और इसमें क्या क्या कमियां हैं वो एक एक कर उन सभी को बताने लगती है, जहाँ पर किम कुछ ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। एंड यहाँ पर जेनी को कहता है कि तुम तो बहुत हायर पोजीशन डिजर्व करती हो, तो मैं तुम्हें मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनाता हूँ। जेनी यहाँ पर कहने लगती है, लेकिन मैं तो एक डिज़ाइनर हूँ, मैं पर्सनल असिस्टेंट का काम कैसे कर सकती हूँ। किम कहते हैं कि यही एक ऑफर है और तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना होगा। दूसरा यहाँ पर शीन सोच रही होती है कि मैंने आज तक किम को किसी लड़की की और आँख उठाकर देखते हुए नहीं देखा है, ऊपर से इतनी अगली है, आखिर ये इसे इतना भाव क्यों दे रहा है। फिर यहाँ पर जेनी की जॉब फिक्स हो जाती है, जहाँ पर किम जेनी को बहुत सारे फाइल्स देता है और वो इतने फाइल्स होते हैं कि वो फाइल्स खुद ब खुद नीचे गिरने लगते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर वो लोग मिस्टर किम के कैबिन में होते जहाँ पर मिस्टर किम अपना ब्लेजर निकाल कर अपनी शर्ट के बटन्स को खोल लेता है एंड जेनी वहाँ पर देखी जाती है। फिर बाद में किम यहाँ पर उसे डेली शेड्यूल के बारे में बताने लगता है जहाँ पर जेनी उसकी मीटिंग्स को फिक्स करने लगती है। फिर यहाँ पर मिस्टर किम उसे उसका टाई देते हैं ताकि वो उसी गले में बांध सके एंड यहाँ पर जेनी टाई बदलने के बदले फांसी का फंदा बांधते हैं ऐसा उसे बांध रही थी एंड यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है। लेकिन इतने समय में यहाँ पर शीन आ जाती है तो फिर मिस्टर किम जेनी को अपने आप से दूर कर लेते हैं एंड यहाँ पर शीन उन दोनों को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील हो जाती है। दूसरा यहाँ पर जेनी उन दोनों से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है एंड जब यहाँ पर वो टेबल पर बैठी थी तब वहाँ पर शीन और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम लेकर आ जाती है और वो इतना काम रहता है कि जेनी को सांस लेने तक का फुर्सत ना मिले। इतने में एक और स्टाफ आती है जो जेनी को दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है एंड जेनी यहाँ पर समझ जाती है कि शीन ने जानबूझकर इतना सारा काम मुझे दिया है। फिर इसके बाद में जेनी घर पहुँच जाती है जहाँ पर वो अपने दोनों बेबीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर वो उन्हें हग करती है और डिनर करने के लिए बोलती है। साथ साथ यहाँ पर एमी और एबी अपनी मम्मा को उसके बॉस के बारे में बताने लगते हैं। यहाँ पर वो जेनी सोचने लगती है कि आखिर तुम्हें मेरे बॉस के बारे में कैसे पता है। एमी कहने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। एबी बताने लगता है कि हमने उन्हें मैगजीन की कवर्स में देखा हुआ है तो हमें पता है, लेकिन वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो रूठ होंगे। फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरे बॉस पर और मुझ पर जासूसी करना बंद करो, तुम्हें पता नहीं मेरा बॉस बहुत खतरनाक है। फिर इसके बाद में हम ऑफिस वाले सीन में आ जाते हैं जहाँ पर शीन प्रोजेक्ट की एग्रीमेंट्स लेकर गई होती है किम के पास में। शीन को यहाँ पर लग रहा होता है कि शायद से किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है जेनी के इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन यहाँ पर बाद में किम बुलाता है जेनी को जहाँ पर वो उसे उसका पर्सपेक्टिव पूछने लगता है एंड जेनी यहाँ पर उसे सारी चीज़ें बताने लगती है एक एक कर। यहाँ पर शीन उस पर गुस्सा करती है लेकिन किम जो होता है वो जेनी से बहुत इंप्रेस हो गया था एंड वो उसे अप्रिशिएट करके वहाँ से जाने लगता है जहाँ पर शीन को बहुत ज़्यादा जेलस फील होने लगता है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग कॉरिडोर में से जा रहे होते हैं जहाँ पर जेनी एबी से किसी बच्चे को देखती है। किम उसे पूछ रहा था कि क्या हुआ, जेनी कहती कि नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी। दूसरा यहाँ पर वो बच्ची एबी के साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही होती है और उसे धक्का देने लगती है। तो फिर यहाँ पर उस बच्चे की मम्मा आ जाती है जो कि एबी पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि अगर ये लड़का शूट में रहेगा तो मेरी पिक्चर शूट नहीं करेगी। तो फिर यहाँ पर वो चली जाती है एबी का साथ लेने के लिए और तो यहाँ पर वो आंटी जेनी पर कुछ ज़्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है कि लगता है इस बच्चे में ज़रा सा भी मैनर्स नहीं है। दूसरा यहाँ पर शीन भी आ जाती है जो कहने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है एंड वो आंटी शीन को सब कुछ बताने लगती है। शीन कहने लगती है कि ये बच्चा कितना ज़्यादा अनमैनर है, लगता है इसके पेरेंट्स इसे कुछ सिखाया नहीं होगा, आखिर कहाँ है इसके पेरेंट्स। जेनी बोलने लगती है कि मैं ही इसके पेरेंट्स हूँ। दूसरा यहाँ पर होता है किम जो कि जेनी को देखना चाहने की मन में बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लगी है मुझे। दूसरी यहाँ पर शीन होती है जो कि जेनी को और एबी को सुनाई जा रही थी एंड कहने लगती है कि अभी के अभी एबी से कहो कि नील रन करके माफ़ी मांगे वरना मैं इस एड शूट को यहीं के ही कैंसिल कर दूंगी और इसे यहाँ से निकाल दूंगी। तो फिर एबी यहाँ पर अपनी मम्मा को नील रन करने से मना करता है और कहते हैं कि आप टेंशन मत लो मैं नील रन करूँगा, लेकिन जेनी यहाँ पर उसे नील रन करने नहीं देती और कहते हैं कि एड ही कैंसिल कराना ठीक है तो मुझे भी मेरे बच्चे को यहाँ पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो उसे लेकर जाने लगती है। लेकिन शीन यहाँ पर उसे रोकती है और बोलने लगती है कि तुम उसे यहाँ से क्यों लेकर जा रही हो, तुम्हें पता है ना कि कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अगर ये एड शूट नहीं हुआ तो हमारी कंपनी को कितना लॉस होगा। फिर यहाँ पर बाद में वापस से एबी नील रन कर नहीं जाता कि इतने में मिस्टर किम आकर उसे उठा लेता है और तो यहाँ पर किम एबी को बोलने लगता है कि तुम्हें लगता है मम्मा ने बताया नहीं है कि कभी भी मैं नील रन नहीं करते। एबी यहाँ पर किम को देखकर पहचान जाता है और कहने लगता है कि आप तो वही अंकल हो ना जो मुझे उस दिन दिखे थे, हम तो एक बार फिर से वापस मिल गए। यहाँ पर किम उसे कहने लगता है कि तुम तो बड़े स्मार्ट निकले, तुम्हें लोगों की शक्लें कितने अच्छे से याद होती है और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। एबी कहने लगता है कि आपका नाम किसको कैसे नहीं पता होगा, आप तो हर एक मैगजीन में मुझे दिखते रहते हो क्योंकि आप इतने फेमस जो। यहाँ पर उसकी मीठी मीठी बातों से किम पिघलने लगता है और बोलने लगता है कि लगता है कोई तुम्हें तंग कर रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, अब से तुम मुझे अंकल बुला सकते हो और मैं तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखूंगा। फिर यहाँ पर मशीन पर चिल्लाता है साथ साथ में उस आंटी पे भी और कहने लगता है कि ये एड मैं अभी कभी कैंसिल कर रहा हूँ और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम पर केस भी करने वाला हूँ, अगर इन छोटे बच्चों से ऐसे कोई कैसे बात कर सकता है। इतना बोलकर किम यहाँ पर बच्चों को लेकर जाने लगता है। दूसरा यहाँ पर मशीन सोचने लगती है कि आखिर किम को बच्चे कब से अच्छे लगने लगे। यहाँ पर बाद में जेनी किम से कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं कंपेंसेशन के पैसे पे कर दूंगी। किम मुझे बोल रही थी कंपेंसेशन के पैसे 10 मिलियन है और एक्स्ट्रा मिशनरीज को ऐड किया जाए तो वो और भी बढ़ जाएगा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतना सारा कंपेंसेशन पे करना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर जेनी को एक आइडिया आता है जहाँ पर वो अपनी एमी बेटी को भी लेकर आ जाती है और यहाँ पर एबी और एमी मिलकर शूट करने लगते हैं जहाँ पर सभी के सभी लोग एबी की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं क्योंकि एबी बहुत टैलेंटेड होता है लुक्स में भी और ब्रेन में भी। यहाँ पर उसे वायलिन बजाना आता है, गिटार बजाना आता है, ड्रम्स बजाना आता है। सभी के सभी लोग यहाँ
पर तारीफ करने लगते हैं। दरअसल यहाँ पर जेनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और बोलने लगती है कि अच्छा हुआ मैंने तुम दोनों को इस दुनिया में लाया, तब से मेरी लाइफ एकदम अच्छी बन गई है। दूसरा यहाँ पर किम होता है जो कि जेनी से कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारे बच्चे कम और मेरे बच्चे ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पर जेनी को उसकी बातों का कुछ समझ नहीं आता, तो किम उसे समझाने लगता है कि देखो इतने एक्सीलेंट, इतने टैलेंटेड और इतने स्मार्ट बच्चे तो मेरे ही हो सकते हैं। तुम्हारा अकेले का जीन थोड़ी ना इतना स्मार्ट होगा जो तुम इतने स्मार्ट और टैलेंटेड बच्चों को पैदा कर पाओगी। ऐसे टैलेंटेड बच्चों को तो मैं ही डिजर्व करता हूँ और मैं ही उनका डैडी बन सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जेनी बाहर आ जाती है, जहाँ पर किम से कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बच्चे को एक डैड की जरूरत है। जेनी बोल जाता है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो फिर यहाँ पर किम से समझाने लगता है कि देखो वो बिना डैड के कैसे रह सकते, उन्हें भी तो डैड क्या होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर जेनी कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, और किम यहाँ पर उसे इशारे करने लगता है, जहाँ पर वो उसे वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर लेता है और उन दोनों काफी एक दूसरे से बहुत क्लोज होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को किसी करने वाले हो। फिर यहाँ पर जेनी खुद को अपने आप से दूर करती है, यानी कि किम से, एंड बाद में यहाँ पर उसे कहती है कि हमारे बीच ये सब पॉसिबल नहीं है। किम यहाँ पर वापस से उसे वॉल के अगेंस्ट स्पिन डाउन करता है, लेकिन जेनी इस बार अपना हाथ अपने मुंह पर रख देती है। तो किम कहना था कि अच्छा मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, तुम जानबूझकर ये सब करे ताकि मैं तुमसे और अट्रैक्टेड हो जाऊँ, मैं तुम लड़कियों की चालों को अच्छे से समझता हूँ। फिर यहाँ से जेनी बाकी जाने लगती है कि यहाँ पर गलती से वो गिर जाती है, तो फिर यहाँ पर किम उसे अपनी गोदी में उठाकर ले जाने लगता है। यहाँ पर वो उसे लेकर शूटिंग वाले रूम में आ जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग उन दोनों को ही देखने लगते हैं। इसके बाद में शूटिंग खत्म हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग आपस में एबी और किम की बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि वो बच्चा एबी जो था वो बहुत ज़्यादा मिस्टर किम की तरह लग रहा था। यहाँ पर शीन आकर उन सभी की बातों को सुन लेती है, लेकिन यहाँ पर शीन के पास एक और प्लान होता है, जहाँ पर जेनी गई होती है क्लब में मिस्टर वैंग से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर बॉडीगार्ड्स उसे अंदर जाने दे ही नहीं रहते। जेनी कहते कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोलने लगते कि हम उन लोगों को अलाउड नहीं करते जो इस तरीके के कपड़े पहन कर आते। जेनी कहनी थी कि ये तो गलत बात है, लेकिन यहाँ पर इतने में दो लड़कियां अंदर जाने लगती है, पर बॉडीगार्ड्स उन्हें तो रोकते नहीं है। वो कहने लगते कि भले उनका ड्रेसअप इतना अच्छा ना हो, लेकिन उनके पास मेंबरशिप कार्ड है, तो जेनी भी यहाँ पर मेंबरशिप कार्ड खरीदने के लिए बोल देती है। यहाँ पर वो लड़कियां जेनी का मजाक उड़ाती है कि तुम्हें पता भी है मेंबरशिप कार्ड कितना महंगा आता है, लेकिन यहाँ पर जेनी के पास तो बहुत पैसे होते हैं। जहाँ पर जेनी अपना कार्ड निकाल कर उन्हें कहने लगती है कि तुम जा सकते हो और इसे स्वाइप कर लेना और जो भी तुम्हारा फीस होगा उसे चार्ज कर लेना। दूसरा हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जो कि मिस्टर वैंग के साथ में ऑलरेडी बैठी हुई थी, एंड यहाँ पर वो उससे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मांगने लगती है और वैंग कहता है कि ठीक है मैं ये तुम्हें ही दूंगा। यहाँ पर बाजू में असिस्टेंट कहता तो है कि लेकिन बॉस ने कहा है ये प्रोजेक्ट मिसेस चीनी को लेने के लिए, तो फिर आप ही प्रोजेक्ट को क्यों ले रही हो, लेकिन यहाँ पर शीन उसे चुप करवा देती है। इतने में यहाँ पर जेनी आकर अपना कार्ड देने लगती है, तो मिस्टर वैंग बोलने लगते हैं कि आखिर ये कौन है, एंड सभी लोग यहाँ पर जेनी को अनजान इंसान मान लेते हैं। तो फिर वैंग को गुस्सा आता है कि इस अनजान इंसान को अभी कभी यहाँ से बाहर लेकर चले जाओ। यहाँ पर गार्ड जेनी को पकड़ लेते हैं, एंड इतनी देर में यहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर किम, जहाँ पर वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जेनी को थप्पड़ शीन मार देती है, जहाँ पर जेनी का चश्मा नीचे गिर जाता है, एंड शीन उसे देखकर पहचान जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लगता तुम अभी तक मरी नहीं हो। जेनी कहती कि क्यों, तुम मुझे देखकर शौक हो गए क्या। दोस्तों यहाँ पर उसके हाथों में खरोच आ गया था, तो विशन यहाँ पर उसके सामने ऐसा नाटक करने लगते कि जैसे उसे बहुत ज़्यादा ही लग गया। लेकिन यहाँ पर अचानक से जेनी बेहोश हो जाती है, तो फिर मिस्टर किम उसे उठाकर वहाँ से ले चले जाते, जहाँ पर जेनी अब हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर एबी अपनी मम्मा का होश में आने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद में डॉक्टर यहाँ से चले जाते। दूसरा एबी यहाँ पर होता है किम के साथ में। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, जो कि जेनी के साथ में बातें करने लगता है और उसे उठने से मना करता है और उसे दांत लगाने लगता है। यानी सारी चीज़ें मिस्टर किम देख रहे होते हैं, तो वो एबी से पूछने लगते हैं कि आखिर वो कौन है। एबी यहाँ पर बताने लगता है कि वो वही अंकल है जिसके साथ हम 3 साल से रहते आ रहे हैं और ये मम्मा का साथ हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मुझे तो ग्रैंडमा ने ये तक कहा है कि वो मेरी मम्मा के बॉयफ्रेंड है। एंड एबी बाद में यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर किम को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। दूसरा यहाँ पर हान आकर किम से शुक्रिया अदा करने लगता है जेनी की जान बचाने के लिए, एंड किम यहाँ पर उसे वेलकम बोल के चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरा एबी के हाथों में किम का एक बाल का टुकड़ा रह जाता है, एंड यहाँ पर एबी को शक होता है कि कहीं यही तो मेरे डैड ने। तो फिर अब यहाँ पर वो डीएनए टेस्ट करेगा, जहाँ पर उसके रिजल्ट आएंगे और उसे पता चल जाएगा कि आखिर किम उसका डैड है भी या फिर नहीं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर मिस्टर किम जेनी का वेट कर रहे होते हैं, एंड यहाँ पर उसका वेट करते करते वो थक जाते हैं। तो फिर वो जेनी को कॉल लगाकर पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर हो। जेनी बोलने लगती है कि आपको याद है ना कि मेरा ट्रांसफर ब्रांच में हो चुका है, तो अब मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट नहीं रही। लेकिन यहाँ पर किम उस पर चिल्लाने लगता है और उसे जल्द से जल्द अपने ऑफिस में बुलाता है, बट फिर भी यहाँ पर जेनी उसके ऑफिस में जाती नहीं है, क्योंकि उसे ब्रांच में रहकर उस लड़के का ढूंढना है जिसके साथ में उसने नाइट स्पेंड किया था। फिर बाद में यहाँ पर वो कैफेटेरिया में बैठकर अपने कलीग के साथ में बात कर रही होती है, जहाँ पर किम आ
जाता है एंड यहाँ पर किम जेनी को उठाकर वहाँ से ले चला जाता है एंड यहाँ पर वो जेनी को लेकर कार के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जेनी से वो बोलने लगता है कि जब मैं तुम्हें पर्सनल असिस्टेंट बनाया था तब तुम ब्रांच में क्यों आ गई, और मैं तुम्हें कहा था ना कि पर्सनल असिस्टेंट्स हमेशा उनके बॉस के साथ ही रहते हैं, ना कि यहाँ वहाँ उनके बिना भटकते रहते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे मेड वाली बात करने लगता है एंड कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मुझे कितने सारे पैसे पे करने हैं, और मैंने तुम्हें मौका भी दिया मेरे घर पर आकर मेड बनने का, लेकिन तुम ही हो जो देरी करिए जा रही हो। इसके बाद में यहाँ पर जेनी सोचने लगती है, जाकर किम उसके नोज के बहुत करीब होता है एंड उसके फेस के भी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों बस एक दूसरे को किस करने वाले हो। लेकिन यहाँ पर जेनी को उस कली का कॉल आ जाता है जो उस होटल रूम के बारे में बताने लगता है एंड कहता है कि 5 साल पहले इस होटल रूम के अंदर एक एक्सक्लूसिव यानी कि VIP गेस्ट आया था, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ। जहाँ पर जेनी कुछ जाती है, फिर यहाँ पर किम को बोल देती है कि प्लीज़ तुम मुझे बस 1 हफ्ते का और मौका दे दो और मैं तुम्हारे घर पर फ्री मंथ के लिए एक और बार काम कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर वो उसे कार से बाहर ही निकाल देता है बिना कुछ उसकी बातें को सुने। इसके बाद मैं यहाँ पर जाती जो स्टूडियो वाली साइड में होती है, जहाँ पर उसे उसका एक्स मिल जाता है एंड जी यहाँ पर उसे बात करने लगता है, लेकिन जेनी ऐसा नाटक करती कि जैसे वो उसे जानती ना हो एंड जी को ये बात देखकर अच्छी नहीं लगती, तो फिर वो गुस्से में आकर उसे अपने साथ बात करने के लिए चलने के लिए कहता है, लेकिन जेनी यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है, तो जी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर भी यहाँ पर जेनी उसे चुपचाप वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद में यहाँ पर गार्ड्स होता है जो जबरदस्ती जेनी को कार के अंदर बैठा रहे थे जी की और देने पर। यहाँ पर जेनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं और मिस्टर किम को देखकर जी और वो सभी के सभी गुंजे वहां सीधा भाग ही जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर जेनी भी डर के मारे भाग रही होती है, लेकिन किम उसे पकड़कर कंसोल करना चाहता है, बट गलती से गुस्से में आकर जेनी उसे ही थप्पड़ मार देती है, लेकिन फिर भी मिस्टर किम हार नहीं मानते और उसे हक करते, फिर उसे जाकर अपने घर ले चले जाते हैं। यहाँ पर मेड आ जाती है जो कि जेनी को बताने लगती है कि अगर आपको किसी और चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे बता देना। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर मिस्टर किम को कॉल आ जाता है, लेकिन ये कॉल मिस्टर किम का नहीं बल्कि जेनी का होता है एंड एबी ने उसे कॉल किया था, तो मिस्टर किम यहाँ पर एबी से बात करने लगते। इतने में जेनी आती है तो किम कॉल को कट कर देता है, जहाँ पर वह जेनी के पास चला जाता है और वो दोनों तो एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। इसके बाद में यहाँ पर किम जेनी को अपने लैप पे बैठा देता है। जेनी यहाँ से उठने की कोशिश तो करती है, लेकिन मिस्टर किम ऐसा होने नहीं देते। फिर बाद में यहाँ पर उन दोनों के फेसेस एक दूसरे से बहुत क्लोज होते, जहाँ पर मिस्टर किम जेनी को किस करने लगते, लेकिन इस बार जेनी पीछे नहीं हटती है, वो भी मिस्टर किम को किस करने लगती है। जेनी दूसरी ओर वापस अपने घर रिटर्न जा रही होती है, तब यहाँ पर वो स्टाफ उसे रोकती है और मिस्टर किम के बारे में बताने लगती है और उसे कहती है कि प्लीज तुम ऐसे ही अक्सर आया करो, क्योंकि किम इस पूरे घर में अकेले रहता है और बेचारा बहुत लोनली पड़ जाता है। ये चीज वो किसी के सामने दिखाता तो नहीं, लेकिन मैं उसे अंदर से फील कर सकती हूँ, क्योंकि बचपन से मैं उसका देखभाल करते आई हूँ और उसके मोहम्मद उसके साथ नहीं रहते हैं। यहाँ पर जेनी को भी किम को लेके बहुत बुरा लगने लगता है। दूसरा यहाँ पर हम शीन को देखते हैं। शीन यहाँ पर अपने डैड को जेनी के रिगार्डिंग सब कुछ बता देती है। उसके डैड कहते कि देखो तुम अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ किम पर रखना, जेनी का क्या है, वो तो साइड रोल का काम कर रही है, मैं उसे किसी दिन दफना ही दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर एबी और एमी अपने डैडी यानी कि अपने अंकल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर एबी कहता है कि इसका मतलब है कि आप आज हमारे साथ ही रुकने वाले हो और हम सब एक फैमिली की तरह सोएंगे। यहाँ पर ये फैमिली वाली बात सुनकर दोनों के दोनों नर्वस हो जाते हैं। जेनी कहती कि नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, अंकल को अपने घर जाकर सोना होगा। फिर यहाँ पर अंकल यानी कि किम बोलने लगता है कि मुझे नूडल्स खाना है, मुझे भूख लगी है। एबी बोलने लगता है कि हमारी मम्मा सबसे बेस्ट नूडल्स बनाती है। तो फिर जेनी चली जाती है नूडल्स बनाने के लिए एंड दूसरा यहाँ पर एबी और एमी सो रहे थे, जहाँ पर वो उन दोनों को देखे जा रहा था और मम्मी कह रहा होता है कि अगर मेरे भी बच्चे होते तो अभी वो सेम ही एज के होते। इसके बाद में यहाँ पर जेनी नूडल्स बना रही होती है, जहाँ पर किम पीछे से आकर उसे हक करने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग नूडल्स खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर किम को उसका बनाया हुआ नूडल्स बहुत पसंद आता है, तो वो बड़ी तेजी से नूडल्स को खाने लगता है। जेनी यहाँ पर कहने लगती है कि लगता है तुम्हें नूडल्स बहुत पसंद आया होगा, मैं इतना अच्छा नूडल्स बनाती हूँ, क्यों सही कहा ना मैंने। लेकिन यहाँ पर किम ना का इशारा करता है। जेनी बोलने लगती है कि झूठ मत बोलो, तुमने पूरा नूडल्स खत्म किया है। फिर यहाँ पर किम बोलता है कि ठीक है तुम खुद ही ट्राई करके देख लो एंड यहाँ पर वो उसे नूडल का एक टुकड़ा खिलाता है, जहाँ पर जेनी जैसी वो खाती है उसे खांसी आने लगती है और वो बेसिन में डालकर नूडल्स को फेंक आती है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर किम उसके बनाए हुए नूडल्स को बड़े प्यार से खाया जा रहा था। फिर बाद में यहाँ पर जेनी आकर उसे माफी मांगती है और कहते कि मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर वो पानी लेकर आती है तो मिस्टर किम तो बड़े आराम से नींद में सो रहे थे। तो यहाँ पर जेनी उससे करीब चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जैसे वो उसकी स्पेक्स निकालती है किम की नींद खुल जाती है एंड यहाँ पर वो दोनों का फेस बहुत करीब होता है। किम यहाँ पर उसे सामने से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जेनी यहाँ पर कुछ जवाब नहीं देती और मन में सोचने लगती है कि ये बहुत हाई स्टैंडर्ड्स वाला इंसान है और मैं तो एक नॉर्मल गर्ल हूँ, जहाँ पे मैं 2 बच्चे की माँ भी हूँ और इसके हाथों में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। फिर बाद में यहाँ
यहाँ पर वो उसे किस कर नहीं वाला था, लेकिन इतने में उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। तो फिर वहाँ से वो जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर वो जेनी को हक जरूर करता है और ये हक जेनी को बड़ा पसंद आता है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी होती है कंपनी में, जहाँ पर उसका कलीग उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है शीन के डैड को कितना बड़ा लॉस हुआ है। दूसरों यहाँ पर शीन आती है एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर एंड यहाँ पर वो जेनी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों प्राइवेट बात करते हैं, जहाँ पर शीन सारा का सारा ब्लेम जेनी पर डाल देती है। साथ साथ यहाँ पर वो जेनी के लिए तस्वीर भी लाई होती है, जिस फोटो में जेनी का पास होता है। जेनी उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मिस्टर किम के विला में चली गई तो क्या वो तुमसे शादी कर लेगा और तुम्हारे बच्चे को अडॉप्ट कर लेगा? तुम्हें पता भी है अगर उसे एक बार भी तुम्हारे पास के बारे में कुछ भी भनक लगी तो वो तुम्हें इस कंपनी से क्या इस चाइना से भी बाहर निकाल देगा। और तो उसे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जेनी यहाँ पर कहने लगती है कि जैसे तुम सोचो वैसा हमारे बीच बिल्कुल नहीं है, और रही झूठ बोलने वाली बात तो मैंने कभी किसी से कुछ झूठ नहीं कहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सारी फोटोज को फेंक देती है, जहाँ पर जेनी उन फोटोज को उठा लेती है एंड शीन यहाँ पर उसे धमकी देकर चली जाती है। इतने में यहाँ पर जेनी को कॉल आ जाता है किम का, जो कि उसे अपने घर पर काम करने के लिए बुला रहा था और जेनी मान जाती है। लेकिन कुछ समय में यहाँ पर कॉल आ जाता है उसके बच्चों का, जो कि कहने लगते हैं कि अंकल आन हमें आज पिक करने नहीं आए, तो मम्मा क्या आप हमें कॉलेज से पिक कर सकती हो? मम्मा यहाँ पर उनकी बोलने लगती है कि तुम स्कूल में हो, फिलहाल कॉलेज में नहीं। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने बच्चे को पिक करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर किम उसे कॉल कर पूछने लगता है कि तुम आई नहीं। वो कहती है कि माफ़ करना, एक्चुअली मेरे बच्चे को स्कूल से पिक करने के लिए कोई था नहीं और मैं इकलौती हूँ, बस इसीलिए। यहाँ पर वो उसे पूछता तो है कि तुम कहाँ हो, लेकिन जेनी उसे कुछ जवाब नहीं देती। और यहाँ पर बच्चे के साथ एक फैन में बैठ जाती है, जिस फैन के अंदर मिस्टर किम भी फटाक से आकर बैठ जाता है। यहाँ पर जेनी अपने घर का एड्रेस बताती है, लेकिन मिस्टर किम अपने घर का एड्रेस बताते हैं। और यहाँ पर सभी लोग मिस्टर किम के घर चले जाते हैं, जहाँ पर स्टाफ एबी और एमी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर वो स्टाफ मिस्टर किम को और एबी को कंपेयर करने लगती है, लेकिन यहाँ पर जेनी क्लियरली कह लेती है कि ये दोनों का रिलेशन कुछ नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर स्टाफ बच्चों को लेकर चली जाती है, जहाँ पर किम जेनी से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ तुम एबी के जितने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होंगे वो सब जमा कर लेना, क्योंकि मैं उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डालने वाला हूँ। जेनी कहती है कि वो मेरा बेटा है, मुझे जहाँ पढ़ाना है मैं वहाँ पढ़ाऊंगी, तुम कौन होते हो उसकी टेंशन लेने वाले? तो यहाँ पर किम उसे समझाने लगता है कि देखो वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बच्चा है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करे और तुम्हारे सिलेक्ट किए हुए छोटे मोटे स्कूल में जाए, और मैं ऐसे टैलेंट को वेस्ट होने बिल्कुल नहीं दे सकता, और ये तो मेरे फ्यूचर के लिए मैं ये सब कर जाऊँ। तो वो यहाँ पर जेनी अभी के लिए फिलहाल से हाँ कह देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर किम खाने को टेस्ट करने के बाद कहने लगते हैं कि नूडल जितना खराब तो नहीं है, तुम बहुत अच्छे से इंप्रूव कर रही हो। दूसरा यहाँ पर जेनी उन सभी को डिनर एक साथ करते हुए देख मन ही मन इमोशनल हो जाती है, और जेनी का ऐसा एक फैमिली क्रिएट करने का सपना ही रहता है। लेकिन यहाँ पर इस खुशी का मजाक खराब हो जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने लगता है, जिसके अंदर से फोटो आने लगते हैं। एंड यहाँ पर जेनी घबरा जाती है कि कहीं शीन ने ये सचमुच यहाँ पर भिजवा तो नहीं दिया। एंड सचमुच यहाँ पर मिस्टर किम गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर वो असिस्टेंट से पूछने लगते हैं कि क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है। असिस्टेंट बताने लगता है क्या ये सारी पास की बात है। शीन और जेनी दोनों के दोनों कजन सिस्टर्स है, हालांकि उनकी मम्मा अलग है लेकिन उनका डैड एक ही है, और यहाँ पर उन्हें अब्रॉड भेज दिया गया था, जिस वजह से वो लोग अलग हो गए थे। लेकिन फिलहाल उसके डैड सारी की सारी कंपनी, शेयर्स और प्रॉपर्टी नाम करने वाले हैं शीन पर, और वो जेनी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। एंड हो सकता है शायद से जेनी को इस बारे में पता भी ना हो। दूसरा यहाँ पर जेनी चलते चलते सोच रही थी कि लगता है उसे मेरे पास के बारे में सब कुछ पता चल गया और अब वो मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और मुझे जॉब से भी निकाल देगा। आखिर मैं उसे उसके लोन कैसे पे करूंगी। लेकिन इतने में यहाँ पर किम को देखते जहाँ पर एमी और एमी उसके पास जाकर भाग जाते हैं। फिर बाद में जैसे वो लोग घर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर किम बड़े गुस्से में जेनी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे डैड का नाम मिस्टर वैंग है। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर वैंग और तो यहाँ पर मिस्टर किम का कोई तो पास रह चुका है, जहाँ पर वो कहने लगते कि हाँ लेकिन तुम्हें मेरे डैड के बारे में कैसे पता। एंड यहाँ पर गुस्से में अगर वो उसी गली को दबाने लगता है और पूछता है कि सच सच बताओ कि आखिर किस पर्सपेक्टिव की वजह से तुमने मुझे अप्रोच किया है और तुम्हारा मिशन क्या है। जेनी यहाँ पर कहने लगते कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दूसरा एबी और एमी होते जो कि अपनी मम्मा पापा को ऐसे देख रहे थे। एबी यहाँ पर कहने लगता है कि लगता है आप मेरी मम्मा को बुली कर रहे हो, तो एमी कहते हैं कि नहीं अंकल तो बस हमारी मम्मा को किस कर रहे हैं। यहाँ पर जेनी अपने बच्चे को होमवर्क करने के लिए भेज देती है। दूसरा यहाँ पर जब वो किम से बात करने के लिए आती है तो फिर किम उसे अब्रॉड जाने के लिए बोल देता है, लेकिन यहाँ पर जेनी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, उन दोनों को वहाँ पर लेकर जाना और वापस से सारी चीजें सेटल करना बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ पर किम बोलने लगता है कि जितना कहा है बस उतना करो, मुझसे सवाल जवाब मत किया करो। लेकिन यहाँ पर जेनी बोलती है कि मुझे नहीं करना तुम्हारी कंपनी में जॉब, मैं अभी कभी यहाँ से रिजाइन करके जा रही हूँ। लेकिन किम यहाँ पर उसे सोफा पर गिरा देता है और उसे बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी बॉस नहीं हो और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। ये यहाँ पर
से बाद में जेनी उसे कह देती है कि तुम्हारा घर नहीं है, ऑफिस में बात करना इन सब चीज़ों के बारे में। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे अपने घर से भेज देती है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी ऑफिस में होती है, जहाँ पर उसे कॉल आ जाता है और इसे ऑर्डर दिया जाता है कि बॉस आपका एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं और आपको जल्द से जल्द उनके साथ ऑस्ट्रेलिया जाना है। यहाँ पर वो खुश हो जाती है। दूसरा कलीग आकर बोलने लगता है कि आखिर हमारे कंपनी में इतने सारे बॉडीगार्ड्स आकर है। एंड ये सभी बॉडीगार्ड्स आकर जेनी को ग्रीट करते हैं एंड उसका लगेज लेकर चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी उसे बोलने लगती है कि देखो तुमने एबी को अपने कब्जे में करके रखा है, ये ठीक बात नहीं है। यहाँ पर वो उसे वार्निंग देने लगता है कि मुझे मत सिखाओ क्या ठीक है और क्या गलत है। मैंने कहा ना तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगी मतलब ऑस्ट्रेलिया जाकर ही रहूंगी। जानी यहाँ पर कह रहे थे कि नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं जाने वाली, मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। यहाँ पर किम को गुस्सा आता है एंड वो जेनी को सोफा पर गिरा देता है और उसका गला पकड़कर जोर जोर से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ कि मेरे दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करो, ना कि अपने खुद के ऑर्डर्स बनाया करो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी नहीं। और याद रखना ये भी मेरे कैप्चर में है, अगर तुम मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं चली तो बहुत बुरा हो जाएगा। फिर यहाँ पर ना चाहती अभी उसे किम के साथ में ऑस्ट्रेलिया जाना ही पड़ता है। दूसरा यहाँ पर किम अपने बॉडीगार्ड्स के साथ होता है। तभी आ जाती है जेनी अपना फोन वापस मांगने के लिए, क्योंकि उसे एबी को कॉल करना था। लेकिन यहाँ पर सभी बॉडीगार्ड्स अपना गन ऊपर कर लेते हैं जेनी की तरफ, जहाँ पर जेनी डर जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन किम उसे रोकता है और अपने गार्ड्स को बैंक्वेट हॉल में जाने के लिए कहता है। दूसरा यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि मुझे वो लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जो मेरे रूल्स को और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है। तो फिर यहाँ पर जेनी माफी मांगने लगती है और कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे तब जाकर मैं यहाँ से जाऊंगी ना, तो मुझे जाने के लिए तो बोल रहे हो लेकिन तुमने खुद ने मुझे पकड़ के रखा है। फिर यहाँ पर वो उसे छोड़ देता है। साथ साथ ये भी कहता है कि कल अच्छे से ड्रेसअप होना, क्योंकि कल हमें एक इवेंट में जाना है। इसके बाद यहाँ पर जेनी अपने रूम में आती है, जहाँ पर गार्ड उसे फोन दे देता है और कहता है कि एबी और एमी के अलावा आप किसी को भी यहाँ से कॉल नहीं कर पाओगी। और यहाँ पर फटाक से वो एबी को कॉल लगा लेती है, जहाँ पर वो एबी के साथ बातें करने लगती है। यहाँ पर एबी को कुछ जरूरी बात बतानी थी, लेकिन इतने में गार्ड उससे फोन छीन लेता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी बहुत ब्यूटीफुली रेडी होकर नीचे उतर जाती है, जहाँ कि हम तो उसे देखे जा रहा था और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। जेनी कहती है तो खतरनाक जगह है, तो मुझे लेकर ही क्यों जा रहे हो, ऊपर से मेरी फिक्र भी कर रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक हॉल में पहुंचते, जहाँ पर हम अंकल डिंग को देखते हैं एंड यहाँ पर वो पियानो बजाते हुए उसका स्वागत करते हैं एंड दरवाजे को बंद कर देते हैं। एंड सभी गार्ड से कहते हैं कि सभी लोग ध्यान रखना, ये मेरी परमिशन के बिना यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। कि मुझे कहने लगता है कि मुझे पहले से पता था कि आपने ये सारी चीजें रची होगी ताकि आप मुझे मार सको। डिंग यहाँ पर बोलने लगी, अरे तुम्हें तो सारी बातें पता है, लगता है कि तुम्हें मुझे सारे सबूत बताने ही पड़ेंगे। दूसरा यहाँ पर जेनी होती है जैसे चक्कर आने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जेनी औरत और किम एक शोरूम में गए होते हैं एंड ये स्टोरेज रूम जैसा होता है जो कि मिस्टर डिंग को ही बिलोंग करता है। एंड यहाँ पर मिस्टर डिंग के कई सारे प्लान्स रखे होते हैं जो कि उसकी मेडिसिन बनाने के काम आने वाले हैं। लेकिन अगर एक बार प्लान ये चल गए तो फिर मेडिसिन जिंदगी में कभी नहीं बना पाएगा, उसे फिर सीधा 10 साल का इंतजार करना होगा वैसे प्लान्स वापस ग्रो करने के लिए। फिर यहाँ बाद में कहना था कि ठीक है तुम मुझे मार दो, मैं तुम्हारे प्लान्स को मार दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर डिंग जेनी को अपने हाथों में ले लेता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा अगर तुमने मेरे प्लान्स को नहीं छोड़ा तो। किम बोलता है ठीक है मार दो, ऐसे भी तुम्हें पता नहीं है क्या ये किसकी डॉटर है, ये मिस्टर वैंग की डॉटर है। अगर तुमने इसे मार भी दिया तो तुम चाइना में क्या दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मिस्टर वैंग तुम्हें चुटकियों में ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें तो पूरे प्लेनेट से गायब कर देंगे। फिर यहाँ पर डर के मारे डिंग उसे छोड़ देता है, जहाँ पर वो उसे लेकर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर किम के लैब पर लेटी हुई होती है जानी, जहाँ पर उसकी नींद खुल जाती है और वो उसे पूछने लगती है क्या सब कुछ सॉल्व हो गया और हम वापस घर जा सकते हैं। एंड यहाँ पर किम उसे किस करने लगता है तो जानी उसे अपने आप से दूर कर देती है। किम उसे बोलने लगता है कि तुम तो बड़ी बोरिंग हो। जानी कहते हैं कि यहाँ पर तुम मुझसे इस इरादे से लेकर आए थे, ये मुझे आज पता चल गया, तो जल्द से जल्द मुझे चाइना जाना है और अपने अकाउंट को सेटल करना है। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। फिर बाद में यहाँ पर जानी लौट आती है चाइना पे, जहाँ पर उसके बीबीज ने उसे बहुत मिस किया होता है। दूसरा भी मन में सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि मम्मा को हमारे रियल डैडी के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि मिस्टर किम तो मेरे रियल डैडी है लेकिन उनकी लाइफ कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या पता मम्मा भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए, इसलिए अभी मैं उनसे कुछ नहीं बताऊंगा। फिर यहाँ से वो लोग बैग पैक करके जाने लगते हैं। कि मुझे कहने लगता है कि क्या तुम सच में जाने वाली हो, एक बार फिर से सोच लो। जानी यहाँ पर कहते थे कि हाँ तुम मुझे टॉय की तरह ट्रीट करते हो और मैं ऐसा ट्रीट होना नहीं चाहती। कि मुझसे कहता है कि देखो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो फिर तुम्हें हान को छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर जेनी से साफ साफ मना करके वहां से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो तीनों की तुलना मिलकर रोड साइड में बैठे होते हैं और टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक भी टैक्सी रास्ते पर आ नहीं रही थी। तो फिर ए भी बोलने लगती कि मम्मा हम अब कहाँ पर जाएंगे और कैसे कोई घर पे रहेंगे। तो फिर ए भी यहाँ पर कार्ड निकालता है और कहता है कि ये कार्ड हमें अंकल ने दिया था ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को खर्च कर सके, तो फिर ये स्पेशल कार्ड है, हम जाकर उनके ही होटल में रुक सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग होटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर होटल वाली स्टाफ उसे रूम नंबर 8888 दे देती
देती है। जेनी कहती है कि डबल एड क्यों? तो फिर वो साफ बताने लगती है कि ये वीआईपी कार्ड है और इसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मिस्टर किम के पास होता है एंड मिस्टर किम के कार्ड से उनका ही सूट ओपन होता है, यानी कि वो रूम उन्हें बिलोंग करता है। जेनी यहाँ पर सोचने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर कब से ऐसा चल रहा है, तो वो बताने लगती है कि ये तो तब से चल रहा है जब से ये होटल बना हुआ है। फिर जेनी को यहाँ पर डाउट आने लगता है कि 6 साल पहले यहाँ पर जिस होटल रूम में वो गई थी वो डबल एट ही था, तो क्या पता वो रोज में कोई और नहीं बल्कि मिस्टर किम ही हो। एंड यहाँ पर वो सोचने लगती है कि मुझे इस बात को कंफर्म करना ही होगा। तो फिर वो एमी और एबी को छोड़ के बाहर निकल जाती है, जहाँ पर वो शिव और किम को देखती है। शिन यहाँ पर किम को कह रही होती है कि तुम पक्का मुझसे शादी करने वाले हो। किम कहता है कि हाँ, अपने डैड से कह देना 1 मंथ बाद शादी अरेंज करने के लिए। एंड यहाँ पर जेनी कोई भी उम्मीदों को छोड़ देती है, लेकिन दूसरा जैसी वो बाहर निकलती है एक गुंडे लोग निकलते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे किडनैप करके ले चले जाते हैं। एंड यहाँ पर जेनी आ जाती है एक अनजान जगह पर, जहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका नाम जाई होता है। यहाँ पर जाई बोलने लगता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी डैड की उम्र का तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारी लवर से थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहूंगा। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहता है कि जब तक तुम मेरी बात मानने के लिए रेडी हो तब तक मैं तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ पर बच्चों का नाम सुनते ही जेनी घबरा जाती है और कहते हैं कि तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। एंड यहाँ पर जाई उसे अपने आप से शादी करने के लिए कहता है और बोलता है कि एक बार तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम अपने बच्चों से मिल सकती हो और तुम्हें एज अ वाइफ अपनी जिंदगी को बिताना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर किम होता है जो कि अपने फ्रेंड शान के साथ में बॉक्सिंग कर रहा था एंड यहाँ पर वो हारा ही जा रहा था। जॉन समझ जाता है कि कुछ तो है जो किम को अपसेट कर रहा है। किम यहाँ पर उसे जेनी के बारे में बताने लगता है एंड कहता है कि मैंने शीन के साथ शादी सिर्फ इसलिए राजी की है क्योंकि मैं जेनी के साथ में दिन ब दिन प्यार में पड़ता जा रहा हूँ और वो मेरी दुश्मन की बेटी है, मैं उसके साथ प्यार में नहीं पड़ सकता। तो यहाँ पर शान उसे बोलने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है पावर ऑफ लव कितना पावरफुल होता है। एक बार तुमने किसी से प्यार कर लिया और वो भी शिद्दत से, तो तुम उसे जिंदगी भर नहीं बुला सकते। लेकिन यहाँ पर किम बड़े ठीक में बोल देता है कि मैं अपने आप पर कंट्रोल रख सकता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर हम जाय को देखते हैं जो कि जेनी के लिए कपड़े लेकर आया होता है। यहाँ पर वो जेनी को जबरदस्ती अपने लैप पे बैठाकर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे अपने आप से दूर कर देती है और उसे वार्न करने लगती है कि देखो मैं तुम्हें अभी बोल रही हूँ, अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगी। जाय उसे बोलता कि दे दो क्योंकि मुझे अच्छे से पता तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे तो बच्चे जो है। फिर यहाँ पर जेनी अपसेट होकर वो कपड़ों को पहन लेती है। इसके बाद में यहाँ पर जाय उसे एक इवेंट में लेकर आ जाता है, जहाँ पर उस इवेंट में मिस्टर किम और शीन साथ आए होते हैं एंड सभी रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। तो फिर यहाँ पर जाय जेनी से पूछने लगता है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करती हो। जेनी मना कर देती है। जाय कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड और ये बहुत बड़े दुश्मन है। और हाँ, तो अगर तुम्हें याद हो कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया क्यों लेकर गया था, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जिस अंकल डिंग से वो मिला था ना वो उसका दुश्मन है और अंकल डिंग तुम्हारे डैड से बहुत डरते हैं। तो फिर तुम्हारा यूज कर उसने सारी चीजों से हड़प ली और तुम्हें पता है वो अंकल डिंग इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ पर जेनी बाद में घबराने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर शीन होती है जो कि किम को बोलने लगती है कि तुम देख रहे हो उसे, कुछ दिन ही हुए होंगे एंड यहाँ पर उसने कितना जल्दी मेन को स्विच कर लिया। अब तो तुम्हारे सामने सच्चाई आ ही गई होगी कि जेनी किस तरीके की लड़की है। इसके बाद में यहाँ पर वो चारों आपस से बात करने लगते हैं, जहाँ पर जाय शीन को और मिस्टर किम को जेनी से इंट्रोड्यूस करवाता है और जेनी को भी एज अपनी फियांसे उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर किम बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। यहाँ पर शीन उसे पूछती है कि अच्छा लगता है मुझे तुम हमारी कंपनी में इसलिए काम करी थी ताकि तुम हमारी कंपनी के सीक्रेट्स बिजनेस के ले पाओ और तो अपने फियांसे की कंपनी में यूज़ कर पाओ। जेनी यहाँ पर हंसते हुए शीन को जवाब देने लगती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मिस्टर किम का बिजनेस और मेरे फियांसे का बिजनेस दोनों बहुत अलग है, तो फिर स्ट्रैटेजीज और एलिमेंट्स मैच ही नहीं होते और मैं ऐसे इतनी नीचे गिरी हुई इंसान नहीं हूँ जो ये सब काम करूंगी। एंड ये सारी बातों को सुनकर और इन दोनों के क्लोजनेस को देखकर किम को बहुत जेलस फील होता है। इसके बाद में हम यहाँ पर जाई और जेनी की वेडिंग को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर किम आकर इस वेडिंग को कैंसिल कर देते हैं। जाई कहते हैं कि देख लेना जेनी मानेंगे नहीं। एंड यहाँ पर किम जेनी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारे बच्चे अब मेरे हवाले हैं, तो फिर वो एकदम सुरक्षित है। एंड यहाँ पर जेनी खुश हो जाती है। किम यहाँ पर जाई को वार्निंग देने लगता है कि तुम्हारी कंपनी कुछ 5 मिनटों में बैंकरप्ट हो जाएगी, तो शादी से ज़्यादा अपनी कंपनी की फिक्र करो और अगर जेनी किसी के साथ शादी करेगी तो वो मैं रहूँगा। एंड यहाँ पर वो जेनी को अपनी वाइफ बनने के लिए बोलता है। फिर बाद में उसे कार में लेकर जाता है और उसके लिए ट्रेडिशनल चाइनीज वेडिंग ड्रेस ले आता है और उसे वही पहनने के लिए कहता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं अपने डैड के यहाँ पर, जहाँ पर उसके डैड स्टार्टिंग में तो उनकी इस मैरिज को अप्रूव नहीं कर रहे थे क्योंकि वो उनके दुश्मन की बेटी होती है। एंड यहाँ पर सजा के तौर पर उसके बैग पर 4 चाकू भी डाले जाते हैं ताकि उसका ब्लड निकाल सके। फिर बाद में यहाँ पर वो लेटा पड़ा था, जहाँ पर उसके डैड जेनी से कहने लगते ये क्या अभी भी तुम इसके साथ ही रहना चाहती हो। जेनी उसे हाँ बोलने लगती है। साथ साथ जेनी यहाँ पर उसे ये भी बताती है कि आपके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर भी है। फिर यहाँ पर वो उन्हें लेकर मिलवाने चली जाती है। एक भी कहने लगता है कि दादाजी तो बहुत
बहुत ज्यादा ही रूड लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दादाजी का इन बच्चों को देखकर मूड एकदम खिल जाता है, जहाँ पर वो लोग की सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर जेनी भी फिर खुश हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रात हो गई होती है एंड जेनी यहाँ पर सो रही थी। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और जेनी से पूछने लगता है कि आखिर आज तुम कहाँ गई थी और तुमने क्या क्या किया था। यहाँ पर जेनी उसे अपने दिन के बारे में बताने लगती है। तो फिर किम उससे पूछता है कि लगता तुम किसी से मिलने नहीं, एंड जेनी समझ जाती है कि किम को ये बात पहले से पता है कि जेनी अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि चाइल्डहुड लवर लियो से मिली है। फिर यहाँ पर जेनी उसे हक करते हुए बताने लगती है कि हम बस बचपन से एक साथ रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे का फर्स्ट लव थे, लेकिन अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर जेनी से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही किम को कुछ और आता है और वो भी हॉस्पिटल से, तो वो हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी आ जाती है ऑफिस में, जहाँ पर वो स्टाफ से पूछने लगती है कि क्या अभी तक बॉस आए नहीं। तो वो कहने लगती नहीं, कल रात से ही बॉस यहाँ पर नहीं आया है। जेनी यहाँ पर सोचने लगती है, लेकिन कल रात को तो ये मुझसे कह कर गया था कि किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहा है, अब ना जाने ये अचानक से कहाँ चला गया। इसके बाद में यहाँ पर जेनी वापस से लियो से मिलती है। लियो से पास की बातें याद दिलाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना, हम दोनों के बीच में क्या कुछ नहीं हुआ करता था और हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आखिर तुमने हम सबसे झूठ क्यों कहा और अपनी खुद की झूठी हुई मौत को क्यों दिखाया। हम सबको लग रहा था कि तुम मर गई रहोगी और मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे फ्रेंड किम की वाइफ रहोगी। तुम्हें पता है ना मेरा और किम का क्या रिलेशन है, अगर उसे हमारे बारे में पता चला तो न जाने वो क्या क्या सोचेगा। जेनी यहाँ पर कह देती कि देखो ये सारी बात पास में थी और रही बात किम की तो मैं उसे समझा दूंगी, और मैं तुमसे भी यही कहना चाहती हूँ कि पास की बात को हमें पास में रखना चाहिए, फ्यूचर में नहीं लाना चाहिए। अब सारी चीज़ें बदल चुकी है। लेकिन यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है, बट मैं फिर भी अभी तुम्हें ऐसा ही पसंद करता हूँ जैसे पहले पसंद किया करता था। जेनी यहाँ पर उसे साफ साफ मना कर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है जिस दिन लियो को पता चलता है कि जेनी प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर जेनी रोते हुए से कह रही होती है कि प्लीज मुझे यकीन करो ये हमारा ही बच्चा है, लेकिन यहाँ पर लियो उस पर भरोसा नहीं करता और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता। दूसरा यहाँ पर किम बड़े गुस्से में होता है और बॉक्सिंग कर रहा था। जैसे यहाँ से वो जाने लगता है, वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड लियो आ जाता है एंड लियो यहाँ पर किम को वार्निंग देने लगता है कि देखो तुम जिस तरीके से जेनी को ट्रीट करो मैं तुम्हें अभी वार्न कर रहा हूँ, उससे अच्छे से ट्रीट करो, ऐसी वो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रहने वाली है। यहाँ किम को कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे बताने लगता कि हाँ सिर्फ कुछ दिन और, मैंने लास्ट टाइम जेनी को छोड़ दिया था और मैं गिव अप कर चुका था, लेकिन इस बार नहीं, मैं इस बार गिव अप बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ और जेनी को तुमसे छीन कर आऊंगा। यहाँ पर वो गुस्से में आकर लियो का गला पकड़ लेता है और कॉलर भी, और उसे धमकाने लगता है। लेकिन यहाँ पर लियो से बोलता है कि ठीक है देख लेते कि आखिर जेनी किसके पास आएगी, और ऐसे भी वो तो तुम्हें डिजर्व करती भी नहीं है। इतना बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर किम आ जाता है गुस्से में घर में, जहाँ पर वो जेनी पर आधे चिल्लाने लगता है कि तुम क्या मुझे छोड़कर उस लियो के साथ भी जाने वाली हो, आखिर तुमने ये सारी प्लानिंग इतनी जल्दी कैसे कर ली। यहाँ पर जेनी से कहते कि तुम क्या बोल रहे हो। लियो कहता है कि ऐसा बहाने बनाना बंद करो, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बाद में यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है, जहाँ पर जेनी धक्का मारकर उसे अपने आप से दूर करती है और तो और वो उसे डरने भी लगती है। इसके बाद में यहाँ पर किम उसके करीब आता है और कहता है देख लो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, अगर मुझे छोड़कर जाओगी तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करता हूँ, लेकिन अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो वो मेरे बच्चे हैं, मैं ये भूल जाऊंगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना, वो मेरे बच्चे नहीं बल्कि तुम्हारे भी बच्चे हैं। यहाँ पर लियो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि लियो बहुत गुस्से में होता है एंड जेनी यहाँ पर क्लियरली उसे बता रही होती है कि एमी और एबी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चे एंड तुम ही उसके डैड हो। यहाँ पर लियो गुस्से में चला जाता है। लियो को तो अंदाजा भी नहीं होता कि जेनी उसे सच्चाई बता रही है। इसके बाद में यहाँ पर लियो अपने कैबिन में बैठ जाता है, जहाँ पर मेड आ जाती है और बताने लगती है कि आप जिस तरीके से मैडम के साथ बिहेव करते हो वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैडम आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र करती है और तो और अपने बच्चों की भी, लेकिन हर बार आप उनके बच्चों को संकट में डालकर उन्हें एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में रख देते हो। तो मैडम को गुस्सा करने के अलावा और कुछ समझ नहीं आता। आप ही को समझना होगा कि आखिर उनके बच्चे उनके लिए कितने सेंसिटिव इरादा हो सकते हैं। इतने में यहाँ पर मिस्टर किम को कॉल आ जाता है हॉस्पिटल से और वो भी डॉक्टर का। डॉक्टर को यहाँ पर वो पूछने लगता है कि क्या एमी का आगे का कोई भी फंक्शन आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर डॉक्टर से बताने लगते हैं कि हमने हर एक जगह पर बोन नैरो के लिए कहा दिया था, लेकिन यहाँ पर किसी का भी बोन मैच नहीं कर रहा है। हमने उसके भाई का बोन नैरो टेस्ट किया, लेकिन वो बहुत छोटा है तो उसका ट्रांसप्लांट हम नहीं करा सकते। हमने वो बोन नैरो उसकी मम्मा के साथ में भी चेक करवाया, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा, लेकिन उसके फादर के साथ में जरूर मैच हो रहा है। यहाँ पे फादर वाला सब सुनकर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो डॉक्टर से कहने लगता है कि सर मुझे बताना कि उसका फादर कौन है। यहाँ पर डॉक्टर से बोलने लगता है कि मिस्टर किम आप क्या अभी मजाक करने बैठे, आप यहाँ पर उस बच्चे के फादर के बारे में क्यों पूछ रहे। किम यहाँ पर गुस्से में उसके फादर के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताने लगते हैं कि आप ही तो उसके फादर हो ना, और कोई उसका फादर कैसे हो सकता है। किम उसे कहने लगता है कि मैं उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ, मैंने तो बस उसे अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, आपको शायद गलत फैमिली हुई है। जब आप थोड़े कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल आए थे तब हमने आपका ब्लड लिया था, जहाँ पर हमने आपके ब्लड को भी टेस्ट किया था और तो और आप दोनों का ब्लड ग्रुप सेम ही है।
तो फिर आप उसके बायोलॉजिकल फादर ही हुए ना, और ये भी डीएनए टेस्ट की तरह ही होता है। तो ये साबित हो गया कि वो आपके अडॉप्टेड नहीं बल्कि बायोलॉजिकल बेटी है। यहाँ पर किम को समझ आने लगता है कि आखिर जनी उसे ऐसा क्यों कह रही थी कि वो भी तुम्हारी बेटी है। इसके बाद में वो जनी से बात करने चला जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या प्लीज हमें बता सकती हो कि एमी आखिर मेरी बायोलॉजिकल बेटी कैसे बन गई। जनी यहाँ पर बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें अभी अभी कहा था कि वो दोनों की दोनों तुम्हारे बायोलॉजिकल बेटा और बेटी है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। किम यहाँ पर उसे कहने लगता है कि इसका मतलब तुमने स्टार्टिंग से मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से अप्रोच किया है क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों का बाप चाहिए था, सिर्फ इस वजह से। एंड यहाँ पर किम जनी को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लेता है। जनी को भी यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। जनी उसे उस रात की बात को याद दिलाने लगती है। किम कहता है कि हाँ, मुझे उस लड़के की शक्ल तो नहीं याद है, लेकिन ये अच्छे से याद है कि वो लड़की किसी और का नहीं बल्कि लियो का नाम ले रही थी, और उस लड़की को लग रहा था कि मैं लियो हूँ और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो, और तुम ही अपने चाइल्ड लवर लियो का नाम लिए जा रही थी। फिर यहाँ पर बाद में जनी पूरी की पूरी तंग आ जाती है और वो लियो को सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि हाँ, इसमें क्या हुआ, क्योंकि उस समय मैं उसके साथ प्यार में थी, लेकिन अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहा। अब जिस इंसान से मैं लव करती हूँ वो तुम हो, लेकिन तुम मुझ पर हर बात पे शक किए जाते हो, और अब इतना है तो एक काम करो ना, मुझे मार ही डालो। अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। मिस्टर किम यहाँ पर रोने लगता है और साथ ही साथ यहाँ पर वो गुस्से में आकर जेनी का गला भी दबाने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर उसे याद आने लगती है डॉक्टर की बात, जहाँ पर डॉक्टर ने कहा था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमने जल्द से जल्द करवाना होगा। अगर हमने ज़्यादा देरी की तो मैं चांसेस नहीं बता सकता कि एमी जिंदा भी रहेगी या फिर नहीं। इसके बाद में वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर जेनी उसे पूछती कि आखिर मैं अपने बच्चे से कब मिल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। असल में जेनी को पता ही नहीं होता है कि एमी किस सिचुएशन से गुजर रही है, एंड किम ये सब इसलिए छुपा रहा होता है ताकि जेनी ज़्यादा टेंशन में ना आ जाए। इसके बाद में यहाँ पर जेनी होती है, जहाँ पर लियो की मम्मा उसे मिलने आ जाती है, और तो लियो की मम्मा पूछने लगती है कि क्या तुम सच में मेरे साथ चलना चाहती हो। जेनी उन्हें हाँ कह देती है और बोलती कि बचपन से मेरे मॉम डैड जब से इटली गए तब से आपने मेरा ख्याल रखा है और आप इकलौती हो और मैं आपको मेरी मम्मा भी मानती हूँ। इसके बाद वो आंटी के साथ घर चली जाती है, जहाँ पर लियो भी होता है, एंड यहाँ पर वो सभी लोग मिलकर लंच करने लगते हैं। लियो यहाँ पर जेनी से कहने लगता है कि देखना, मैं तुम पर गिव अप नहीं करने वाला हूँ, एक दिन मैं तुम्हारा दिल जीत कर जाऊंगा। दूसरा यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में हम देखते हैं किम को, जहाँ पर ट्रांसप्लांट वाला चीज शुरू हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हम 2-3 दिनों का बाद सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी फाइनली अपने बेटे एबी से मिलती है, और तो और साथ में यहाँ पर लियो भी होता है। लेकिन इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जो उन तीनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और जेनी से वो कहता है कि मैंने तुम्हें एबी से मिलने की परमिशन दी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें, ना कि तुम अपने लवर के साथ आओ और एबी से मिलो। यहाँ पर बाद में उसका लवर यानी कि लियो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जेनी पर चिल्लाना बंद करो, अभी भी तुम पहले जैसे ही हो, डोमिनेटिंग, अकड़ू और बात का डोस। यहाँ पर किम उसे कहता है कि देखो ये फैमिली मैटर है, तुम बीच में ना पड़ो तो ही ठीक रहेगा। लियो उसे याद दिलाता है कि अब वो तुम्हारे घर नहीं बल्कि मेरे घर रहती है। यहाँ पर उन दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होने लगती है, और तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत जोर से मारते हैं, जहाँ पर लियो को कमजोरी महसूस होने लगती है, साथ साथ यहाँ पर किम को भी कमजोरी महसूस होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर किम हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन पर चिल्ला रहे होते हैं कि अभी अभी आपका ट्रांसप्लांट वाला ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर एबी अपनी मम्मा से मिलता है और मम्मा से बोलने लगता है कि मम्मा आप दादा को इतना हेट क्यों करते हो, उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ पर जेनी उसे बोलने लगती है कि अब तुम्हें उसे डैड बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। एबी कहता है कि क्यों। फिर यहाँ पर एबी एमी के बारे में उसे सब कुछ बताने लगता है। यहाँ पर जेनी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और एबी से कहती है कि नहीं एबी, ये बच्चों वाली बात नहीं है जो तुम मेरे साथ ये उठपटांग बातें कर सकते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी दीदी के साथ नहीं ये हुआ होगा। एबी कहता है कि हाँ मम्मा, डाडा ने ये बात मुझे आपको बताने से मना किया ताकि आप टेंशन मत लाओ, और तो वो एमी को आपसे तभी मिलवाएंगे जब एमी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। यहाँ पर जेनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है क्योंकि वो अब तक उसे बहुत खड़ूस मानती आई है। फिर बाद में यहाँ पर वो घर चली जाती है उसे ढूंढते हुए, जहाँ पर वो स्टाफ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली अब वापस आ गई। यहाँ पर बाद में जेनी ढूंढने लगती है किम को, स्टाफ बताने लगती है कि वो तो अपने बार में चले गए। फिर बाद में यहाँ पर हम बार में किम को देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ड्रिंक कर रहा होता है, एंड इतने में एक लड़की आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन किम उसे इग्नोर करता है। साथ साथ जेनी भी यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो उसका ग्लास ले लेती है, तो फिर यहाँ पर वो बड़ी सी बियर की बोतल को ले लेता है, एंड जेनी उसे भी हटा देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी हेल्थ को कुछ नुकसान पहुंचे। किम यहाँ पर बोलने लगता है कि किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, मैं जिंदा रहूं या मरूं। जेनी कहने लगती है कि मुझे फर्क पड़ता है। किम कहता है कि झूठ बोलना बंद करो और नाटक करना बंद करो। फिर यहाँ पर जेनी एक एक करके किम के बारे में उसे सब कुछ बताने लगती है और कहती है कि देखो, शुरुआती दौर में तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और मैं स्टार्टिंग से ही तुम्हें पसंद करते आई हूँ, लेकिन न जाने कि तुम बहुत ज्यादा रूड और अकड़ू हो और तुम्हें
ट्रस्ट इश्यूज है, तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो कम से कम तुम मुझ पर तो ट्रस्ट कर ही सकते हो और मैं तुमसे लॉयल जिंदगी भर रहूंगी। वहीं यहाँ पर किम अपने पास लाइफ के बारे में बताने लगता है जहाँ पर उसके खुद के मॉम डैड ने उसे बिट्रे किया हुआ था, इस वजह से वो आज तक किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर जेनी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते करते तो इमोशन हो जाती है और रो भी देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो किम के कान पकड़ने लगती है और उसे डांट लगाने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर दोनों मस्ती करते हैं। इसके बाद में जेनी चली जाती है अपनी बेटी एमी से मिलने के लिए एंड किम यहाँ पर एमी से कहता है कि फिलहाल सारी शरारतें तुम बंद करोगी और घर का हेल्दी खाना खाओगी जब तक डैडा और तुम दोनों ठीक नहीं हो जाते। दोस्त हम यहाँ पर मिस्टर वैंग को देखते हैं, यानी कि जानी के डैड को, जिसे अब जाके खबर मिलती है कि किम जानी को लेकर ऑस्ट्रेलिया गया था, वो भी जबरदस्ती, और उन दोनों की शादी हो गई है। मिस्टर वैंग ठान लेते हैं कि मैं इस शादी को तोड़वा कर ही रहूंगा। दूसरी ओर जेनी बाहर होती है जहाँ पर वो टेंशन में थी। किम यहाँ पर आके उसे पूछने लगता है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। जेनी उसे बताने लगती है कि मेरे डैड को हम दोनों की शादी के बारे में पता चल गया, अब तो लगता है हमें अलग होना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर किम कहता है कि तुम टेंशन मत लो एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से प्राइवेट जेट को वापस से शुरू करने के लिए कहता है ताकि वो लोग वापस इटली जा सके और उसके डैड को मना सके। यहाँ पर ये बात सुनकर तो जेनी भी बहुत खुश हो जाती है। फिर इसी सीन के हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक्स। कृपया हमारे YouTube चैनल एशिया कोरियन शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।